अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अनीका हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अनीका। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पिछले टॉपिक में हमने सेल वॉल पढ़ी थी, अब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़नी है। इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी कहते हैं और ये आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है एनिमल्स में और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में। बाकी जो प्लांट्स वगैरह हैं उनमें इससे भी आउटर जो कवरिंग होती है वो सेल वॉल होती है। अब इसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। इसकी जो थिकनेस होती है वो 7 नैनोमीटर होती है और डिस्कवर्ड बाय ह्यूगो डी वराइज इन 1885। अब ये फाउंड इन ऑल प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, मतलब यह तमाम तरह के सेल्स में मौजूद होती है, प्रोकैरियोट्स हों या यूकैरियोट्स हों। उसके बाद इसकी हम कंपोजिशन देख लेते हैं। केमिकल कंपोजिशन, प्रोटीन्स 60 to 80% होते हैं इसमें, लिपिड्स 20 to 40% होते हैं, कार्बोहाइड्रेट स्मॉल अमाउंट में होते हैं, मतलब कंजुगेटेड फॉर्म में होते हैं ये। ग्लाइकोलिपिड्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में ये होते हैं। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल पेश किए गए। एक है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इस मॉडल को पेश किया था जॉन डेविड रॉबर्टसन ने 1959 में। और इस मॉडल के मुताबिक जो लिपिड बाई लेयर होती है ना, वो सैंडविच बिटवीन इनर एंड आउटर लेयर्स ऑफ प्रोटीन्स। जो लिपिड बाई लेयर होती है वो सैंडविच हुई होती है प्रोटीन की लेयर्स में। उसके बाद इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो स्ट्रक्चर है ना वो हैज़ हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट। अब हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट इसका क्या होता है, टेल्स होती हैं जो नॉन पोलर होती हैं और ये सेंट्रल होती हैं क्योंकि ये दरमियान में होती हैं। एंड आउटर हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होता है वो हेड होता है। एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स कवरिंग बोथ साइड्स, और प्रोटीन्स ने जो होता है वो दोनों साइड्स कवर की होती हैं। अब यहाँ देखें, ये फॉस्फोलिपिड का एक मॉलिक्यूल है। ये वाला जो है ये इसका हेड है और हेड होता है हाइड्रोफिलिक, मतलब जो वाटर फ्रेंड हो उसको हाइड्रोफिलिक कहते हैं। और ये होता है आउटसाइड, मतलब प्रोटीन्स की जो होता है प्रोटीन्स की तरफ होता है ये आउटसाइड टुवर्ड्स प्रोटीन। और ये जो ये टेल्स होती हैं, टेल्स हाइड्रोफोबिक होती हैं और ये सेंटर में होती हैं क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर साइटोप्लाज्मा जो मोस्टली वाटर होता है उसमें 90%, तो इसलिए ये सेंटर में होता है, हाइड्रोफोबिक होता है इसलिए। अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं यूनिट मेम्ब्रेन को। इस तरह इसका मॉडल होता है। ये जो है ये प्रोटीन्स हैं और ये वाले दरमियान में ये वाले जो हैं ये हेड्स हैं हाइड्रोफिलिक, और ये दरमियान वाली टेल्स हैं जो हाइड्रोफोबिक हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स। उसके बाद हम देख लेते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय S.J. सिंगर एंड निकल्सन इन 1972। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, प्रोटीन लेयर्स आर नॉट कॉन्टीन्यूस। अब इसमें प्रोटीन लेयर्स कॉन्टीन्यूस नहीं होती, डिसकॉन्टीन्यूस होती हैं, जैसे आइसबर्ग्स इन सी होते हैं। और प्रोटीन्स की वजह से ही इसको हम मोज़ेक कहते हैं। और फ्लूइड हम इसको लिपिड्स की वजह से कहते हैं। इन मोज़ेक मैनर दीज प्रोटीन मोलिक्यूल्स में फंक्शन एज गेटवे। अब इन प्रोटीन्स, ये वाली प्रोटीन्स हैं, इनकी मदद से हम कह सकते हैं कि इसकी वजह से चीज़ों की ट्रांसपोर्ट होती है बाहर से उधर से। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स की वजह से हम इसे कहते हैं कि ये फ्लूइडिटी देता है, इसलिए फ्लूइड। और प्रोटीन्स आइसबर्ग्स इन सी की तरह होते हैं मोज़ेक मैनर में, इसलिए इस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोटीन्स जब सबसे ज़्यादा अमाउंट में होती हैं तो प्रोटीन्स फंक्शंस करती हैं चैनल्स के तौर पे। अब चैनल्स पैसिव ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या पैसिव डिफ्यूजन, मतलब इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। और जो पंप्स होते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब जिसमें एनर्जी की मदद से ट्रांसपोर्ट होती है, तो वो पंप्स के ज़रिए होती है। उसके बाद इंजाइम्स के तौर पे काम करती हैं प्रोटीन, जैसे एडेनिलेट साइक्लेज एंजाइम है। ये जो होता है ये साइक्लिक AMP बनाता है जो सेकंड मैसेंजर के तौर पे काम करती है ट्रांसफरिंग इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स में।
उसके बाद प्रोटीन्स एंटीजेंस के तौर पे काम करते हैं जो इनेबल करते हैं सेल को टू रिकॉग्नाइज अदर सेल्स। उसके बाद रिसेप्टर्स के तौर पे भी प्रोटीन्स एक्ट करती हैं जो ब्रिंग इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स और रिसीव सिग्नल्स। रिसेप्टर सिग्नल्स ही रिसीव करते हैं ना फॉर कोऑर्डिनेशन। उसके बाद हम देख लेते हैं जो लिपिड सोल्यूबल होती हैं वो इसको इजीली क्रॉस कर लेती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, क्योंकि ये सेमी परमिएबल होती है, ये हर किसी को नहीं गुजरने देती, किसी किसी चीज़ों को गुजरने देती है। और जो स्मॉल गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये न्यूट्रल होते हैं, ये भी इजीली क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन जो आयंस होते हैं ये चार्ज्ड ग्रुप्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इनमें डिफ़िकल्टी होती है क्रॉसिंग में, ये आसानी से नहीं गुजर सकते, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए फिर क्रॉस करते हैं मेम्ब्रेन को। उसके बाद 20 to 40% लिपिड्स होते हैं। लिपिड्स का क्या काम है? कंट्रोल फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन। अब फ्लूइडिटी किसकी वजह से होती है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की वजह से। जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, इनकी वजह से मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी होती है। उसके बाद जो स्टीरॉइड्स और कोलेस्ट्रॉल्स हैं ये मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देते हैं। उसके बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी होती है। अब कार्बोहाइड्रेट सेल सरफेस मार्कर्स होते हैं, मतलब साइन बोर्ड्स ऑफ सेल। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में होते हैं, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। और एंडोसाइटोसिस। अब हम इसके कुछ मेन फंक्शंस देख लेते हैं। मेन फंक्शंस में आ जाता है कि ये ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, सेल के लिए ये न्यूट्रिएंट्स को जो है वो ऑब्टेन करती है, मतलब इसकी मदद से न्यूट्रिएंट्स सेल के अंदर आते हैं। उसके बाद एक्सक्रीट वेस्ट सब्सटेंसेस, जो वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं वो सेल के बाहर भी इसी के ज़रिए से जाते हैं। और ये सिक्रीट करती है यूज़फुल सब्सटेंसेस, जनरेट करती है ये आयनिक ग्रेडियंट। आयनिक ग्रेडियंट जनरेट करती है जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट होती है उसमें मदद मिलती है। उसके बाद मेंटेन सूटेबल पीएच। ये इसके कुछ मेन फंक्शंस हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब